गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेम पेपर C14 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज की यूनिट 1.3 इंटरवेंशन ऑफ लेटली ब्लाइंड बाय स्पेशल एजुकेटर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि स्पेशल एजुकेटर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ये डिसाइड करती है कि बच्चे के असेसमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए और इस इंटरडिसिप्लिनरी टीम के सभी मेंबर्स अपने अपना आउटपुट देते हैं किसी बच्चे की असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट के आधार पर ही इंटरवीन किया जाता है उनकी एक्टिविटीज में। टीचर का रोल इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो विजुअल इंपेयरमेंट की फील्ड में स्पेशलिस्ट माना जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर के रेफर करने के उपरांत जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्पेशल एजुकेटर की होती है। और क्योंकि स्पेशल एजुकेटर विजुअल इंपेयरमेंट की फील्ड में एजुकेशन फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है, इस वजह से उसका एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह से टीचर इन सब टीम को कोऑर्डिनेट करता है और कोऑर्डिनेट करने के बाद इन सब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर ही इसको कोऑर्डिनेट कर कर उस बच्चे के असेसमेंट की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। टीचर को ये पता होना चाहिए कि जब बच्चा आता है उसके पास तो उसके असेसमेंट करने से पहले उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर बच्चा आ रहा है तो उसकी एज क्या है, वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी नीड्स क्या क्या है, उसके गोल्स किस तरह से डिसाइड किए जाने हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी टीम के साथ उसे बैठकर डिसाइड करना है। और अगर वो बच्चा एजुकेशन के लिए है तो कौन सी एजुकेशन सेटिंग में जाएगा, वो इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग में जाएगा, स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में जाएगा, या उसे होम बेस्ड एजुकेशन दिए जाने का प्रोविजन कराया जाना चाहिए। ये सब चीजें आधार निर्भर करती हैं बच्चे की इंटरवेंशन के ऊपर और उसके गोल डिसाइड किए जाने के ऊपर। ये जो गोल डिसाइड होते हैं उस गोल को भी फॉलो किया जाता है स्पेशल एजुकेटर के द्वारा ही। इस गोल को फॉलो करने के साथ साथ में उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं जो वो समय समय पर जिसका पालन किया जाता है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो फुलफिल करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्पेशल एजुकेटर्स है उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कौन कौन से रोल होते हैं बच्चे के इंटरवेंशन के अंदर। सबसे पहला है उसका असेसमेंट एंड टीचिंग द स्पेसिफिक स्किल्स। जो भी बच्चे की स्किल्स है उसे कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो कि बच्चे को कराई गई होंगी पहले, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो बच्चे को नहीं आती है, उसका असेसमेंट किया जाना है। ये बेसिकली फंक्शनल असेसमेंट के थ्रू होता है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर ये डिसाइड करता है कि उसे हम लोग कौन कौन सी स्किल्स का असेसमेंट करते हैं। ये संभव होना काफी मुश्किल होता है कि 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर हम उसकी सभी स्किल्स को असेसमेंट कर लें, मगर एक थोड़ा सा ओवरव्यू ये मिल जाता है कि बच्चे को किन किन स्किल्स के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये भी संभव हो सकता है कि शुरू में बच्चे को थोड़ा हेजिटेशन हो, इस वजह से वो उन स्किल्स को फुलफिल नहीं कर रहा हो या उन स्किल्स को नहीं कर पा रहा हो, मगर ये धीरे धीरे जब बच्चा टीचर के साथ में काम करने लग जाता है तो उसके आधार पर बच्चे को पता चल जाता है। इसका मतलब है कि हमें बच्चे को, जब भी बच्चा आता है, उसके जो मैंने इससे पहले बताया थे कि नीड्स क्या है, गोल क्या है, एज क्या है, कौन सी एजुकेशन सेटिंग में जाना है, वोकेशन में जाना है, एजुकेशन में जाना है, उसके आधार पर उसका असेसमेंट करते हैं और टीचिंग के स्पेसिफिक गोल्स डिसाइड करते हैं थ्रू असेसमेंट के थ्रू। इसमें वो बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती है जिन स्किल्स को उन्हें बच्चों को सिखाना पड़ता है या भविष्य में सिखाया जाना है, उसके बारे में भी निश्चित करते हैं। जैसे ब्रेल हो गया है, असिस्टेड डिवाइसेस हो गया है, लो विजन डिवाइसेस हो गया है, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम की एक्टिविटीज हो गई हैं। इन एक्टिविटीज के बारे में भी टीचर के द्वारा, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा अपनी टीम के साथ इंटरवीन करके उसका असेसमेंट किया जाता है।
ये तो इससे एक फंक्शनल असेसमेंट हो गया है। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे असेसमेंट्स भी हैं जो कि उसे अपने इंटरडिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर करने पड़ते हैं। उन सारे असेसमेंट को कोऑर्डिनेट स्पेशल एजुकेटर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के, जैसे मैंने बताया कि की रोल होता है, स्पेशल एजुकेटर ही उन सब चीजों को, सब लोगों को कोऑर्डिनेट करता है, एक तरह से एक कोऑर्डिनेटर के रूप में वो काम करता है। इसलिए फंक्शनल असेसमेंट जो टीचर के द्वारा कराया जाता है, उसके अलावा भी अगर कोई अलग असेसमेंट किया जाता है तो उसको वो कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि दूसरे असेसमेंट भी किए जा सके। तीसरा पॉइंट, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा फैमिली के साथ भी काम किया जाता है। जब असेसमेंट किया जाता है या इंटरवीन किया जाता है उन एक्टिविटीज में, तो उसमें फैमिली मेंबर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ये बता सकते हैं या ये बताते हैं कि बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो घर पर अपने आप कर लेता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो बच्चा अपने आप नहीं कर पाता है, जिसे करने में उसे किसी की हेल्प की जरूरत होती है, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता है। क्योंकि अधिकांश समय बच्चा अपनी फैमिली के साथ रहा है, इसलिए फैमिली के पेरेंट्स या फैमिली मम्मी पापा या कोई भी होगा मेंबर, वो भी असेसमेंट टीम का या इंटरडिसिप्लिनरी टीम का मेंबर होता है, जो इंटरवीन करते समय स्पेशल एजुकेटर या इंटरडिसिप्लिनरी टीम के साथ में रहता है। उसके साथ में जब ये असेसमेंट हो जाता है तो स्पेशल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ अदर जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए भी रेफर करता है। ये रेफर किस आधार पर करता है? ये रेफर असेसमेंट के आधार पर करता है। ये रेफर इस आधार पर करता है कि बच्चा उस एक्टिविटी को कर पाता है नहीं कर पाता है, जैसे कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, कि बच्चा ओरिएंटेशन मोबिलिटी कर पाता है या नहीं कर पाता है, डेली लिविंग स्किल, या फिर लो विजन असेसमेंट से क्लिनिकल लो विजन असेसमेंट का इवेल्युएशन लो विजन के स्पेशलिस्ट के द्वारा कराया जाता है कि उस बच्चे के, अगर वो बच्चा लो विजन है तो उसकी विजन कितनी है, उसकी रेजिडुअल विजन कितनी है, वो कौन कितनी दूर से देख पाता है। तो ये सारे के सारे असेसमेंट, लो विजन असेसमेंट हो गया है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो गया है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी से रिलेटेड असेसमेंट हो गया है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग से रिलेटेड असेसमेंट हो गया। ये सारे के सारे असेसमेंट हम स्पेशल एजुकेटर के द्वारा ही कोऑर्डिनेट किए जाते हैं और उसी के द्वारा रेफर किए जाते हैं। इसके साथ साथ में वो फैमिली के मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ, अदर प्रोफेशनल्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, जो मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स होते हैं, उन मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स के साथ साथ में वो समय समय पर मीटिंग करता है। क्योंकि जब असेसमेंट किया जाता है उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड किया जाता है, जो कि मैंने आपको अप्रोचेस के टाइम पर बताया था। उन सब चीजों के गोल डिसाइड करने के बाद ये देखते हैं कि कौन से गोल कितने दिनों में अचीव किए जा सकते हैं। उसके एक टाइमलाइन होती है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज किस तरह से कराई जानी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन कौन लोग कराएंगे, उनकी टाइमिंग क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में स्पेशल एजुकेटर के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि इन सारी एक्टिविटीज को बच्चे कर सके या प्रोफेशनल उन एक्टिविटीज को बच्चे के द्वारा कराए। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल एजुकेटर के द्वारा तैयार कराई जाती है। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया है तो उसे ब्रेल की बुक्स, लार्ज प्रिंट की बुक, ऑडियो बुक्स और कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स हैं, कुछ लर्निंग मटेरियल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज है, असेसमेंट खत्म होने के बाद उसके क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज करनी है उसको डिजाइन करना है। इन सब चीजों के बारे में स्पेशल एजुकेटर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि ये एक्टिविटीज किस तरह से कराई जानी चाहिए और ये रिसोर्सेज कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे। अगर रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं है तो ये कहाँ से बनवाए जाने हैं, किस तरह से बनवाए जाने हैं, स्कूल को किस तरह से ये मटेरियल्स या रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल एजुकेटर की होती है। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर केवल इतना ही नहीं कि सिर्फ ये डिसाइड कर देगा, बल्कि स्पेशल एजुकेटर ये एनालाइज करता है कि जिस क्लासरूम में वो बच्चा जा रहा है वो क्लासरूम उस बच्चे के लिए डिसेबल फ्रेंडली है या नहीं है। अगर डिसेबल फ्रेंडली नहीं है तो उसे डिसेबल बच्चे के हिसाब से, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के हिसाब से डिसेबल फ्रेंडली बनाना है। उसके बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, लाइट अरेंजमेंट क्या है,
आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी है, उसके टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, स्पेशल एजुकेटर उनके क्लासरूम में प्रोविजन है या नहीं है। ये स्पेशल एजुकेटर का प्रोविजन इंक्लूसिव स्कूल पे खासतौर से किया जाता है। रिसोर्सेज उपलब्ध है या नहीं है, रिसोर्स रूम में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल एजुकेटर की होती है, जो एनालाइज करता है इन सारी एक्टिविटीज को कि किस तरह से ये एक्टिविटीज की जानी है। उसके बाद में वो समय समय पर कंसल्टेशन या ट्रेनिंग देता है उन लोगों को जो कि स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से रिलेट नहीं करते हैं, जैसे पैरा एजुकेटर्स है, सपोर्टिव स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये स्कूल के और दूसरे स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से डिसेबल्ड बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। उन लोगों की ट्रेनिंग, उन्हें कंसल्टेशन, उन्हें अवेयरनेस, उन्हें सेंसिटाइज करना, ये सारे के सारे स्पेशल एजुकेटर के रोल होते हैं जो इंटरवेंशन के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। और लास्ट है कि वो दूसरे अदर स्टेक होल्डर्स को ये डायरेक्शन देता है या वो उन्हें बताता है कि किस तरह से इस डिसेबल्ड बच्चे की नीड्स को पूरा किया जाना है और उसके बारे में उन्हें अवेयर कराता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इसे फॉलो करते रहिए और अपने इस पेपर को फिनिश कीजिए। थैंक यू।